अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पोलैंड के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट है, नेक्स्ट इनटेक कब ओपन होगी और कितना बजट चाहिए आपको पोलैंड आने के लिए। अगर ये आपने सारा कुछ जानना है तो इस वीडियो को मिस आउट ना करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अगर आप 2024 में अपनी एजुकेशन अब्रॉड लेना चाहते हैं तो पोलैंड से बेस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि पोलैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और पोलैंड की गवर्नमेंट, यूरोपीय यूनियन ने स्पेशल जो है वो इनको फंडिंग दी है और पोलैंड की गवर्नमेंट ने 2023 और 2024 के लिए अपना टारगेट की लिया है कि वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को लेंगे। ठीक है, अब ये जुलाई का महीना आ चुका है और इस टाइम पे अभी भी सितंबर के हालांकि एडमिशन सितंबर 2023 के इनटेक एडमिशन्स ओपन है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, तो इसलिए अब जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रही है, बल्कि नहीं मिल रही जो बच्चे भी सितंबर इनटेक के लिए अपना इरादा रखते हैं। तो जो बच्चे भी अगर इसको प्रॉपर प्लान कर लेंगे, वो फरवरी इनटेक 2024 में आना चाहते हैं पोलैंड, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम, ये वाला बेस्ट टाइम है कि इसमें वो अपनी जो है वो सारी प्रेपरेशन कर लें। प्रेपरेशन में क्या इंक्लूडेड है देखें, जब भी आपने बाहर किसी भी कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 मंथ्स का बिफोर द स्टार्ट ऑफ एडमिशन, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एडमिशन आई कैन से, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट को अपने माइंड में रखना है। आप ऐसे कंट्री में नहीं रहते जहाँ पे जब आप चाहें तो आप एम्बेसी में जाएंगे तो एम्बेसी आपको वेलकम कर लेगी। बहुत ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं लेकिन बाद में वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू बन जाता है। इटली की बात कर ले तो 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तकरीबन 1.5 से 2 साल जो है वो पूरा लग जाता है आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करते हैं। जर्मनी की भी इसी तरह नहीं मिलती। पोलैंड में जो है वो नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स चाहिए होते हैं जब आपके हाथ में एडमिशन लेटर हो और आप वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दें, ठीक है, क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले। तो अब किस तरह इस ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं, आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। बैचलर्स के लिए आपकी एफएससी और मैट्रिक का रिजल्ट का, और इसी तरह मास्टर्स के लिए आपका बैचलर और उसके ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो बच्चे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हम उसको टाइमली जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेके टेस्ट करना है और फिर आपने आगे एडमिशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो फेब 2024 के लिए ये बेस्ट टाइम है, इसको लेट ना करें। अब आते हैं हम बजट की तरफ। देखें, पोलैंड हो गया, पोलैंड में जो है वो पर सेमेस्टर जो फीस है यूनिवर्सिटी की वो रेंज करती है 1000 से लेके 2500 यूरो और इवन 3500 यूरो पर सेमेस्टर। ठीक है, अब जिस यूनिवर्सिटी की 3500 यूरो पर सेमेस्टर है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट से एक सेमेस्टर की फीस लेती है। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस दे के जाना पड़ता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी फ़ीस जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये लुब्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसकी फ़ीस कम है, तो वहाँ पे ये 2 सेमेस्टर की फ़ीस ऑलरेडी ले लेते हैं। तो इस तरह जो मैक्सिमम बजट है आपका वो आपने माइंड में रखना है। बच्चे बहुत क्लियर कट पूछते हैं, सर मैं मिनिमम फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करना, उसको मीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा जो बच्चे मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं मैं उनका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक जो है वो एडमिशन करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में किसी बच्चे का हो गया तो 3500 यूरो या 3600 यूरो जो उसकी पर सेमेस्टर फीस है, और ये यूनिवर्सिटी 3rd रैंक है, तो उस हिसाब से वो पे करेगा और फर्दर जो है वो उसका प्रोसेस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 4000 यूरो मैक्सिमम आपका फ़ीस के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी एक सेमेस्टर की या 1 साल की फ़ीस कवर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सपेंस देख रहे हैं तो उसमें आपकी वीज़ा फ़ीस है जो पाकिस्तानी तकरीबन 17 से 18,000 डिपेंडिंग ऑन यूरो रेट। इसके अलावा आपकी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है जो भी तकरीबन 15,000 में कवर हो जाती है। इसके अलावा 1 वे टिकट है, वो आपके अपने डिपेंड करता है, वो बेशक 1 लाख की ले लें या 3 लाख की ले लें। तो टोटल जो कॉस्ट है अगर हम पोलैंड की बात करें 2024 में भी, क्योंकि अब जो है फिर यूरो नीचे आना शुरू हो गया है, तो ये तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती और इससे मोस्टली कम ही होती है। मेरे बहुत सारे बच्चे जो जा रहे हैं वो उनकी तकरीबन जो कॉस्ट है मैक्सिमम 7 to 8 लाख या 9 लाख इतनी आ जाती है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं इनिशियली उनको ये बजट बताता हूँ कि आपके पास होना चाहिए जो है वो कम से कम आपके पास जो है वो 15 लाख का बजट होना चाहिए। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपके पास कम से कम 1.5 मिलियन जो पाकिस्तानी 15 लाख बनता है ये होना चाहिए। ये आपके पर्सनल अकाउंट में हो, फादर के अकाउंट में हो, आपके भाई के अकाउंट में हो। इसके अलावा अगर कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, आपके अंकल है, आपके मामू है, वो भी आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका साथ में एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा। तो मिनिमम जो है वो लास्ट 2 to 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं चलता जहाँ पे जस्ट जो है वो 1 मंथ की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो बच्चे भी सितंबर
इनटेक को मिस कर चुके हैं और इस इंतज़ार में है कि जी हम इसमें हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो वो अपना टाइम वेस्ट मज़ीद ना करें, अपनी फेब इनटेक के लिए अपनी प्रेपरेशन रखें, अपनी फेब इनटेक के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो फिर जो है वो उनका हो जाएगा। और पोलैंड की वीज़ा रेशो डेफिनेटली अच्छी है अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। ये जो गूगल पे या कहीं पे आप वीज़ा रेशो देखते हैं, ये जनरल वीज़ा रेशो होती है जिसमें वर्क कैटेगरी भी इन्वॉल्व है। वर्क कैटेगरी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है वो इस वजह से कि वर्क परमिट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो आप उस कैटेगरी में नहीं जा रहे होते जिसमें उस कंट्री को रिक्वायर्ड है। तो वो जब जनरली आपके फॉर एग्जांपल 100 में से 90 लोगों का वर्क वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो वो जो वीज़ा रेशो ऑटोमेटिकली 90% रिजेक्शन आ जाती है। स्टडी के हवाले से जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको पोलैंड का वीज़ा मिलता है और मिलेगा, और इसके हवाले से पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है, आपका खर्चा भी कम से कम है। तो जो बच्चे भी पोलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं और उनके परसेंटेज में ये बात करता हूँ कि मिनिमम 50% आपके होने चाहिए बैचलर में। अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मास्टर्स में लेना है तो आपकी CGPA जो है वो 2.0 से ऊपर होनी चाहिए और परसेंटेज आपकी राउंड अबाउट 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टडी गैप मैक्सिमम 5 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा होगा तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और वीज़ा रिस्क पे हो सकता है। ज़्यादा स्टडी गैप और एक्सपीरियंस अगर आपका जस्टिफाई होता है तो फिर भी वीज़ा मिल जाता है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है। और ये बात जहन में रखें कि बाहर जब भी आपने जाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के बगैर कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसका आप बोल दें कि जी 100% वीज़ा रेशो और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ये ऐसा कोई चांस नहीं है। सिर्फ UK ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, लेकिन स्टिल जैसे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, ऑटो रिजेक्शन पे लगा हुआ है, तो इसी तरह हर कंट्री के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ पैदा हुए हैं, ये आपके अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हुआ है। अब इस करम को आपने कैसे आगे यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अपनी कोशिश जारी रखें, अपना ट्राई रखें। जो बच्चों के पास बजट की कमी नहीं है वो 3-4 कंट्रीज़ में अपना जो है वो पैरेलल अपना केस लेके चलें, तो आपको कहीं ना कहीं वीज़ा मिल ही जाता है। थैंक यू सो मच।